हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई वेलकम यू ऑल टू चक्रव्यूह साइंस एकेडमी। चक्रव्यूह साइंस एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और इंट्रेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। SN1 रिएक्शन जो आप पढ़ेंगे ग्रेड 12 के हेलोल्केन हेरोइन्स चैप्टर में। सो SN1 रिएक्शन, सबसे पहले ये समझते हैं SN का मतलब क्या होता है। SN का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ओके, अब समझते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इसमें मतलब बहुत ही क्लियर है, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है मतलब एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर रहा है। ओके, और वन का मतलब क्या होता है, ये वन रिप्रेजेंट करता है यूनिमॉलिक्यूलर। यूनिमॉलिक्यूलर, अब जैसा कि हम जानते हैं, ये हम पढ़ते हैं चैप्टर हेलोल्केन हेलोरीन में, तो हेलोल्केन में ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि वन यूनिमॉलिक्यूलर क्या होता है। तो यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड की। ये सिर्फ और सिर्फ अल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करता है। और जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड, मैं बहुत क्लियर क्लियर लिख दे रहा हूं, इट डज नॉट डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। इसका मतलब है ये सिर्फ और सिर्फ अल्काइल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, तो इसीलिए इसे यूनिमॉलिक्यूलर कहते हैं। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस रिएक्शन में जो हम बताने वाले हैं, जो बनाने वाले हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो इसका जो रिएक्शन इंटरमीडिएट होगा, इस रिएक्शन का जो रिएक्शन इंटरमीडिएट होगा वो है कार्ब केटायन। ओके, कार्ब केटायन। एक और इंपॉर्टेंट बात, जब कार्ब केटायन रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है तो रिमेंबर दैट रेट ऑफ रिएक्शन, और ये जो रिएक्शन ऑफ इंटरमीडिएट जो कार्ब केटायन है, ओके, तो कार्ब केटायन जो बनता है, जो फॉर्मेशन होता है कार्ब केटायन का, आप कह सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ कार्ब केटायन इज द rate determining step, is the slowest step. Okay, is the slowest step. Okay, जो फॉर्मेशन ऑफ कार्ब केटायन होता है वो इस रिएक्शन में स्लोएस्ट स्टेप होता है। और हम जानते हैं स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS। RDS का मतलब हुआ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और अगर फॉर्मेशन ऑफ कार्ब केटायन अगर रेट ऑफ डिटरमाइनिंग स्टेप है, इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to stability of carb cation. It is directly proportional to stability of carb cation. I hope it is clear। क्योंकि कार्ब केटायन जो बन रहा है वो स्लो स्टेप है, और कार्ब केटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है, वी नो दैट दैट इज 3 डिग्री more stable than 2 डिग्री, and then 1 डिग्री is the least stable कार्ब केटायन। 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल क्यों होता है, दो रीजन है, क्योंकि उसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा हुआ। दूसरा, 3 डिग्री कार्ब केटायन के पास तीन तीन प्लस आई ग्रुप्स होते हैं, अल्काइल ग्रुप्स, राइट। और प्लस आई ग्रुप्स जो हैं वो ज्यादा स्टेबलाइज करते हैं प्लस चार्ज को, बिकॉज दे आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, जो आप पढ़े होंगे जीओसी में। अब बात करते हैं रिएक्शन की मैकेनिज्म में, और क्योंकि 3 डिग्री कार्ब केटायन सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो हम एग्जाम्पल के तौर पे भी 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स को लेंगे। तो चलिए बात करते हैं मैकेनिज्म पे। तो लेट्स राइट द मैकेनिज्म, वी विल टॉक अबाउट द मैकेनिज्म। सो मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं, एंड एग्जाम्पल में वी विल टेक और 3 डिग्री। ओके, सो सबसे पहले बात करेंगे स्टेप 1 की, और एग्जाम्पल में वी विल टेक और 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। देखिए, ओके, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड हमने ले लिया, इसका नाम क्या है, ये 3 डिग्री है। बिकॉज क्यों 3 डिग्री है ये, क्योंकि कार्बन जिसके पास हाइड्रोजन अटैच्ड है वो तीन और कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये है 3 डिग्री।
ओके, टर्शरी। अब बात करते हैं इसका नाम क्या है। सो दिस इज टर्शरी, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, 3 डिग्री अल्काइड है। अब इसमें हम ऐड करेंगे H2O। देखिए, स्टेप वन है, स्टेप वन का नाम क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। सबसे पहले क्या बनता है स्टेप वन में, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। सबसे पहले हम कार्बोकेटाइन बनाने वाले हैं। और स्टेप वन में देखिए हम करने क्या वाले हैं। सबसे पहले हमें जानना है H2O के बारे में। H2O जो है वो हमें न्यूक्लियोफाइल निकाल के देगा। इसमें से कौन सा न्यूक्लियोफाइल निकलेगा H2O में से, हाइड्रोजन को हटा दीजिए तो बचा क्या, OH माइनस। ये है हमारा न्यूक्लियोफाइल, ये हमारा अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है। और H2O एक और रोल प्ले कर रहा है, दैट इज पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। कौन सा रोल, आपको ये याद रखना है कि जब भी SN1 रिएक्शन होता है तो उसमें हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट को यूज करते हैं। तो H2O जो है एग्जांपल है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अब चलिए देखते हैं कि एक एक करके कि इनका मतलब क्या होता है। सबसे पहले बात करेंगे पोलर, H2O पोलर है। पोलर होने का कारण यह है कि ये आराम से कार्बन और हेलोजन के बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। ओके, कार्बन हेलोजन को बॉन्ड कर देगा, ब्रेक कर देगा। पोलर का मतलब है, क्योंकि हमें पता है वाटर के पास एक बहुत ही अच्छा प्रॉपर्टी होता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू का। एंड हमें पता है वाटर का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 81 होता है। इसका मतलब है कि इट कैन डिसोसिएट, इट कैन ब्रेक दिस बॉन्ड अप टू 81 टाइम्स। टेक्निकली ये ब्रेक कर देता है। और जब ये पोलर एक्शन दिखाता है वाटर अपना, ओके, बिकॉज इट हैज अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू ऑफ 81, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और कार्बन पे प्लस आ जाता है और ये Cl माइनस जो न्यूक्लियोफाइल है वो हट जाता है। ठीक है, ये स्टेप वन हुआ। तो अब इसमें से क्लोरीन और कार्बन का बॉन्ड ब्रेक हो गया, RH बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो कार्बन पे आ गया प्लस चार्ज, बिकॉज इसका इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, राइट। यहाँ जो शेयर कर रहा था वो क्लोरीन लेके निकल गया। अब जो बचा क्या स्ट्रक्चर, तो वो लिखते हैं। तो यहाँ पे जो बचा वो ये है, कार्बोकेटाइन बन गया हमारा। सो वी हैव गॉट 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, यू कैन सी दैट 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया। ये स्टेप वन हो गया। और यही जो स्टेप है ये स्लो स्टेप है। इसी के कारण ये स्टेप जो है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी कहलाता है। और इसीलिए इस रिएक्शन में, SN1 रिएक्शन में, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन का होना बहुत जरूरी है। ऑलराइट, तो यहां तक क्लियर है। अब मैं बताता हूं प्रोटिक का क्या मतलब होता है। तो प्रोटिक क्यों लेते हैं, क्योंकि ये जो न्यूक्लियोफाइल निकल गया Cl माइनस, ओके, देयर इज अ चांसेस इट कैन रीबाउंड। ओके, होता है ना ब्रेकअप के बाद रीबाउंड, यहां पे भी हुआ, ब्रेकअप हो गया, अब ये रीबाउंड के चांसेस यहां पे होते हैं। ऑलराइट, तो इस चांसेस को नलीफाई करने के लिए, क्योंकि Cl माइनस जब निकल जाता है तो दोबारा चाहता है जुड़ना, उसको नलीफाई करने के लिए वाटर यहां क्या करेगा, वो उसको कैप्चर कर लेगा, उसको वो निकलने नहीं देगा। प्रोटिक क्या करेगा, प्रोटिक एक्शन जो है सॉल्वेंट का, वाटर का, वो क्या करेगा, इट कैप्चर्स द रिमूव न्यूक्लियोफाइल, इट कैप्चर्स द रिमूव्ड न्यूक्लियोफाइल। कैसे, मैं दिखाता हूं। आप देख लो यहाँ पे, ये है हमारा Cl माइनस। अब इसको जो है वाटर मॉलिक्यूल्स इस तरह से पकड़ लेता है, क्योंकि इट्स इन अबंडेंस, राइट, इट्स पोलर प्रोटिक। पोलर था तो तोड़ दिया बॉन्ड को, RH बॉन्ड को। अब जो Cl है वो कैप्चर हो जाएगा वाटर के थ्रू, इसके पास है निगेटिव चार्ज। अब ये आया वाटर अपना हाइड्रोजन लेके, जिसके पास होता है पॉजिटिव चार्ज। आप देख सकते हैं कैसे पकड़ रहा है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, उसके बाद इधर से फिर पकड़ा और हाइड्रोजन हाइड्रोजन। यहाँ पे भी यू कैन डू दैट, यू नो, एंड हियर आल्सो यू कैन डू दैट। सो इस तरह से ये हाइड्रोजन जो है Cl माइनस को, दो न्यूक्लियोफाइल है उसको पूरा घेर लेता है, एंड दैट इज हाउ इट कैप्चर्स, यू कैन सी दैट Cl माइनस से H प्लस इंटरेक्ट करता है, एंड दिस इज द प्रोटिक एक्शन। तो क्लियर है, अब बहुत ही क्लियर है। अब जो हमारा न्यूक्लियोफाइल यहां बना है वो अटैक करेगा, अब तो कोई टेंशन ही नहीं है। बट इससे पहले मैं न्यूक्लियोफाइल का, न्यू न्यूक्लियोफाइल का अटैक कर रहा हूं। आपको ये जानना है कि अगर आप इस कार्बोकेटाइन को ध्यान से देखो तो इसका जो सिग्मा बॉन्ड है, इसके पास अब 3 सिग्मा बॉन्ड बचा है। ओके, यू कैन सी दैट इस कार्बोकेटाइन वाले कार्बन पे 3 3 सिग्मा बॉन्ड है।
तीन सिग्मा बॉन्ड है तो हम कह सकते हैं ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। और अगर sp2 है तो हम कह सकते हैं ये प्लेनर है। ये क्या है? प्लेनर। ये प्लेनर है। और अगर ये प्लेनर है, इसका मतलब है कि इट कैन हैव द अटैक फ्रॉम बोथ द एंड्स। इसका क्या मतलब हुआ कि प्लेनर है, sp2 है, दैट मींस दैट कार्ब cation is prone to be attacked from front side also and rear side also because of its planar nature। मैं यहां लिख देता हूं, ड्यू टू planar carb cation, okay, attack is possible from front and rear। इसका मतलब ये हुआ कि हमें दो दो आइसोमेरिक फॉर्म मिलेंगे। ओके, जब फ्रंट से अटैक होगा तो, और रियर से अटैक होगा दूसरा वाला। अब ये डिसाइड कैसे करेंगे कि कौन सा पोजीशन फ्रंट वाला है और कौन सा रियर वाला है? तो वो डिसाइड होता है विथ रिस्पेक्ट टू द ओल्ड न्यूक्लियोफाइल पोजीशन। अगर हमारा ओल्ड न्यूक्लियोफाइल इस जगह पे था तो ये होगा फ्रंट। ओके, अगर इमेजिन करो कि क्लोरीन यहां पे होता है इस जगह पे, तो ये हो जाता फ्रंट। बट क्योंकि क्लोरीन यहां पे है, जो ओल्ड न्यूक्लियोफाइल है, ये फ्रंट होगा और इसके ऑपोजिट ये रियर होगा। अगर सीएल यहां होता तो ये फ्रंट होता और ये रियर हो जाता। फिर मतलब क्लियर है कि ओल्ड न्यूक्लियोफाइल जहां पे है उसको फ्रंट बोलते हैं, और ओल्ड और जो ऑपोजिट पोजीशन है उसके ठीक ऑपोजिट वो होता है रियर पोजीशन। और ये फ्रंट और रियर क्यों आ रहा है? क्योंकि प्लेनर है तो इट कैन हैव अटैक फ्रॉम अप एंड डाउन बोथ। उसी को हम फ्रंट और रियर में लिख रहे हैं। ओके, तो चलिए बात करते हैं स्टेप नंबर 2 की। सो स्टेप नंबर 2 में वी कैन राइट स्टेप नंबर 2, दैट इज अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। स्टेप 2, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो हमारा कार्बकेटाइन यहां रेडी था, वेट कर रहा है। यू कैन सी दैट। ओके, 3 डिग्री कार्बकेटाइन बना हुआ है यहाँ पे। Now, here there will be attack of a nucleophile, new nucleophile, that is OH minus. All right. So we can see that it will attack. Okay, remember the old nucleophile was here, so that is front attack. One more attack will happen just opposite to this. That's called rear attack. So due to this, it will lead to two answers. तो दो आंसर्स हमें मिलेंगे, दो आइसोमेरिक फॉर्म मिलेंगे। पहला फ्रंट अटैक से, और दूसरा मैं यहाँ पे एरो शो कर दे रहा हूं, दैट इज द रियर अटैक। ओके, तो दूसरा मिलेगा आंसर रियर से। ओके, फ्रॉम द रियर। मैं फिर से बता रहा हूं, फ्रंट और रियर डिसाइड कैसे होता है? ओल्ड न्यूक्लियोफाइल के पोजीशन से। क्योंकि ओल्ड न्यूक्लियोफाइल हमारा इस जगह पे था, ये फ्रंट है, और इसके ऑपोजिट हो गया रियर। अगर ओल्ड न्यूक्लियोफाइल यहां पे होता तो ये होता फ्रंट और वो होता रियर। ऑलराइट, सो पहला जो आंसर आएगा वो आएगा टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल का। तो CH3 C, CH3 CH3 OH। तो जहां ओल्ड न्यूक्लियोफाइल पहले था वहीं पे आया न्यू न्यूक्लियोफाइल OH। तो ये हो गया फ्रंट अटैक के थ्रू, और इस आइसोमेरिक फॉर्म को बोलते हैं रिटेंशन। क्या बोलते हैं? रिटेंशन। ये हो गया रिटेंशन। और जहां पे था ओल्ड न्यूक्लियोफाइल, उसके ऑपोजिट पोजीशन पे न्यू न्यूक्लियोफाइल आया, ऐसे। ये भी वही है, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट दे हैव अ डिफरेंट स्ट्रक्चर, दे आर आइसोमेरिक फॉर्म। और ये जो ऑपोजिट पोजीशन पे आ गया रियर अटैक के थ्रू, इसे बोलते हैं इन्वर्जन। इन्वर्स हो गया, इसका इन्वर्जन हो गया। राइट, माय नेम इज क्लियर। जो पहले था वही आया तो रिटेंशन, और उल्टा हो गया तो इन्वर्जन। ओके, सो अगर रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों इक्वल अमाउंट में बनते हैं तो इस मिक्सचर को बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर। एंड इस फिनोमिना को, रिएक्शन को, रेसिमाइजेशन। तो even retention inversions are formed in equal amount, it's racemic mixture. Okay, but experimentally we saw that inversion is in more amount, 51%, and retention was in 49. But when it's 50-50 equal, then it's called racemic mixture. So I think आप समझ चुके हो
कि कैसे रिटेंशन आ रहा है फ्रंट अटैक से और रियर अटैक से। ये फ्रंट और रियर क्यों हो रहा है? क्योंकि कार्पेटाइन हमारा sp2 प्लेनर है, प्लेनर है तो इसीलिए यहां से भी अटैक हो रहा है और यहां से भी अटैक हो रहा है, ओके, इन अ प्लेन। ऑलराइट, तो ये था हमारा मैकेनिज्म। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पे जिस पे ये रिएक्शन डिपेंड करता है। साथ ही मैं आपको दे दे रहा हूं कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। रिमेंबर, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट SN1 में यूज होता है। ओके, पोलर का मतलब है कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड को ब्रेक करना, और प्रोटिक का मतलब है जो रिमूव न्यूक्लियोफाइल उसको रिबाउंड करने ना देना, उसको पकड़ के रखना। तो लेट्स टेक सर्टेन पॉइंट्स, examples of polar protic solvents. So apart from H2O, आप वाटर तो देख ही लिए हो। दूसरा एग्जांपल हम दे सकते हैं मिथाइल अल्कोहल का, या फिर आप ले सकते हो इथाइल अल्कोहल, और दूसरा एग्जांपल है एसिटिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो ये दो और एग्जांपल है अपार्ट फ्रॉम वाटर जो कि पोलर प्रोटिक नेचर का होता है। और बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो याद रखिए कि जो SN1 रिएक्शन है इज एक्सोथर्मिक इन नेचर, और अगर एक्सोथर्मिक है तो डेल्टा एच क्या होगा? एक्सोथर्मिक है तो हीट रिलीज होगा, सो डेल्टा एच विल बी नेगेटिव। और अगर एक्सोथर्मिक है तो आपको पता होगा, अकॉर्डिंग टू ली शैटेलियर्स, okay, if the reaction is exothermic, so reaction will be favored at low temperature. So अगर reaction exothermic है तो it will be favored at, so reaction will be favored at, low temperature. ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि रेट ऑफ रिएक्शन एक और फैक्टर पे डिपेंड करता है। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन लीविंग ग्रुप, ओके। इसका मतलब जो हैलोजन है लीविंग है, तो अगर हम बात करें कि यू नो आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, ओके, और फ्लोरीन, तो इन सब में सबसे अच्छा और जो सबसे फास्ट रिएक्शन होगा वो आयोडीन देगा, ओके। ये ऑर्डर आपको याद रखना है, इट इज लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन आएगा व्हाई आयोडीन इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप, मैं लिख भी दे रहा हूं। जो आयोडीन होगा, दिस आयोडीन इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप, सो ये सबसे फास्ट रिएक्शन देगा। अब क्यों ऐसा है भाई? क्योंकि आयोडीन का साइज बड़ा है, और बड़ा है तो बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा, लॉन्गर होगा। लॉन्गर बॉन्ड लेंथ का डिसोसिएशन एनर्जी बहुत कम होता है, तो ये इसीलिए छोड़ के जल्दी भाग जाएगा। सो यू कैन गिव अ रीजन हियर, which is due to large size of iodine, bond length is longer, bond length is longer, and it breaks easily, ओके, क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज वेरी लेस, ओके। आप ये भी लिख सकते हो, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज वेरी वेरी लेस, ओके। साइज बड़ा है तो बॉन्ड लेंथ भी बड़ा होगा, और इजिली इट कैन ब्रेक, ओके। So I think I have covered all the important points of SN1 and I'm very sure it's going to help you in your प्रिपरेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ, और जिनको भी जरूरत है सबके साथ शेयर करें, और मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में कोई फीडबैक है, कुछ इंप्रोवाइजेशन चाहते हैं आप, और मैं अगला किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। तब तक फिर मिलते हैं SN2 रिएक्शन के साथ अगले वीडियो में। अभी के लिए बाय।